तो आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम दुनिया के सबसे कीमती, चर्चित और शानदार रत्न यानी हीरे की गहराई में उतरने वाले हैं। अक्सर हम हीरों को चमकती अंगूठियों और बेहद महंगे आभूषणों में देखते हैं, जिन्हें हमेशा से बहुत दुर्लभ और पवित्र माना जाता रहा है। लेकिन आज हम उस वास्तविकता को समझेंगे जो धरती के सबसे गहरे हिस्से से शुरू होकर दुनिया की सबसे शानदार ज्वेलरी शॉप्स तक पहुंचती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही हैरान करने वाले वैज्ञानिक तथ्य से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक तरफ है हमारी रोजमर्रा की आम पेंसिल का लेड यानी ग्रेफाइट, जो इतना नरम होता है कि कागज पर बस रगड़ने से ही घिस जाता है, और दूसरी तरफ है प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ, एक शानदार चमकता हुआ हीरा। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि ये दोनों बिल्कुल 100% एक ही तत्व से बने हैं, शुद्ध कार्बन। जी हाँ, ग्रेफाइट भी कार्बन है और हीरा भी। तो अगर दोनों ही शुद्ध कार्बन है, तो दोनों में इतना जमीन आसमान का फर्क क्यों है? इसका सीधा सा जवाब कार्बन के एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी उसकी परमाणु संरचना में छिपा है। देखिए, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु बहुत ढीले ढाले तरीके से जुड़े होते हैं, लेकिन हीरे में हर एक कार्बन परमाणु बहुत ही मजबूती से 4 दूसरे कार्बन परमाणुओं के साथ जकड़ा होता है, और बस यही मजबूत जुड़ाव हीरे को दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ बना देता है। ये इतना कठोर है कि लिटरली एक हीरे पर खरोंच लगाने के लिए आपको दूसरे हीरे की ही जरूरत पड़ेगी, कोई और चीज इस पर काम ही नहीं कर सकती। और पता है, इन असाधारण रत्नों के बनने की ये प्रक्रिया कोई रातों रात नहीं हुई है। प्राकृतिक हीरो के निर्माण की ये अद्भुत यात्रा लगभग 3 अरब साल पहले शुरू हुई थी। जी हाँ, 3 अरब साल। ये वो समय था जब धरती की सतह के बहुत बहुत नीचे कुछ बेहद अनोखी भूगर्भीय हलचलें हो रही थी। ये पूरी प्रक्रिया पृथ्वी की सतह से लगभग 150 से 200 किलोमीटर नीचे होती है, जिसे मेंटल कहा जाता है। वहां का तापमान 1200 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और वहां जो दबाव होता है ना, वो इतना ज्यादा होता है कि उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसी अत्यधिक गर्मी और अविश्वसनीय दबाव के उस माहौल में कार्बन के परमाणु धीरे धीरे एक साथ जुड़ते गए, और इस तरह हीरों का निर्माण हुआ। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हीरे इतनी भयानक गहराई में बने, तो वे हम तक यानी सतह तक कैसे पहुंचे? खैर, प्रकृति के पास इसका भी एक जुगाड़ है। एक हाई स्पीड एलिवेटर यानी ज्वालामुखी विस्फोट। लाखों करोड़ों साल पहले जब खतरनाक ज्वालामुखी फटते थे, तो धरती के अंदर की वो उबलती हुई चट्टानें बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आती थीं, और उन्हीं चट्टानों के साथ ये हीरे भी सतह की ओर धकेल दिए जाते थे। ये प्रक्रिया इतनी ज्यादा तेज होती थी कि हीरो को वापस ठंडा होकर ग्रेफाइट में बदलने का मौका ही नहीं मिल पाता था। और आज उन्हीं ज्वालामुखियों द्वारा सतह के करीब लाए गए इन हीरों को बड़े पैमाने पर निकाला जाता है। अगर आज के समय की बात करें, तो दुनिया के प्रमुख हीरा उत्पादक देशों में रूस, बोत्सवाना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। यहीं पर दुनिया की सबसे विशाल खदानें मौजूद हैं, जहां भारी भरकम मशीनों के जरिए धरती का सीना चीरकर इन रत्नों को निकाला जा रहा है। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटें, तो तस्वीर कुछ और ही थी। ये जानना बहुत ही रोमांचक है कि एक समय ऐसा भी था जब भारत पूरी दुनिया का एकमात्र हीरा स्रोत हुआ करता था। भारत का ऐतिहासिक गोलकुंडा क्षेत्र हीरों के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र था, और ये वही ऐतिहासिक जगह है जहां से दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर निकाला गया था। चलिए वापस आज के आधुनिक समय में आते हैं और समझते हैं कि हीरो को खदान से बाहर कैसे निकाला जाता है। इसके मुख्य रूप से 2 ही तरीके हैं। पहला है ओपन पिट माइनिंग, जहां जमीन की ऊपरी परत को पूरी तरह से हटाकर बहुत ही विशाल और गहरे गड्ढे खोदे जाते हैं। लेकिन जब ये गड्ढे बहुत ज्यादा गहरे हो जाते हैं और ऊपर से खुदाई करना मुमकिन नहीं रहता, तब अंडरग्राउंड माइनिंग यानी भूमिगत खनन का सहारा लिया जाता है। इसमें जमीन के अंदर सुरंगों का एक बेहद खतरनाक और जटिल जाल बिछाया जाता है। ये एक ऐसा माहौल है जहां खनिक हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं, और इतनी कड़ी मेहनत और इतने भारी जोखिम के बाद जो परिणाम मिलता है वो वाकई हैरान करने वाला है। एक पूरा टन, जी हाँ, 1 टन यानी 1000 किलो चट्टान को खोदने और निकालने के बाद औसतन सिर्फ 1 से 5 कैरेट हीरा ही मिल पाता है।
इसे ऐसे समझिए कि लाखों ग्राम बेकार चट्टानों और मलबे से सिर्फ कुछ ग्राम असली हीरे निकलते हैं, बस कुछ ग्राम। पहाड़ों जितनी बड़ी चट्टानों में से उन चंद ग्राम हीरों को निकालना लिटरली भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। इसलिए इसे निकालने की प्रक्रिया बहुत ही सिस्टमैटिक होती है। सबसे पहले क्रशिंग होती है, यानी खदान से निकली बड़ी चट्टानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। फिर डेंस मीडिया सेपरेशन होता है, जहां वजन के हिसाब से भारी पत्थरों को नीचे बिठा लिया जाता है। इसके बाद आती है एक्सरे सॉर्टिंग, जहां एडवांस्ड मशीनें एक्सरे का इस्तेमाल करके मलबे में से कच्चे हीरों को अपने आप पहचानकर अलग कर देती हैं। और एकदम आखिर में होता है मैनुअल इंस्पेक्शन, जहां विशेषज्ञ अपने हाथों से हर एक कच्चे हीरे की बहुत बारीकी से जांच करते हैं। अब खदानों से निकले ये हीरे अभी भी बिल्कुल कच्चे होते हैं, मतलब इनमें कोई चमक नहीं होती। ये किसी आम खुरदरे पत्थर जैसे ही दिखते हैं। इन्हें वो जानी पहचानी जादुई चमक देने के लिए प्रोसेसिंग हब्स में भेजा जाता है, और इस काम में भारत का सूरत शहर दुनिया का निर्विवाद सरताज है। दुनिया भर से निकले 90% से भी ज्यादा कच्चे हीरे सीधे सूरत आते हैं। वहां लाखों कारीगर दिन रात मेहनत करके इन आम से दिखने वाले पत्थरों को शानदार रत्नों में बदल देते हैं। एक साधारण से पत्थर को बेशकीमती रत्न में बदलने की ये पूरी प्रक्रिया किसी कला से कम नहीं है। इसके मुख्य रूप से 5 चरण होते हैं। सबसे पहले बहुत ही सावधानी से प्लानिंग की जाती है कि हीरे को आखिर कौन सा आकार दिया जाए जिससे उसमें कम से कम नुकसान हो। फिर लेजर कटिंग के जरिए उसे एकदम सटीकता से काटा जाता है। इसके बाद शेपिंग में हीरो को घिसकर एक बुनियादी आकार दिया जाता है। फिर बारी आती है फैसेटिंग की, और अंत में पॉलिशिंग करके उस पत्थर में वो चमक डाल दी जाती है जो हम सब देखते हैं। इन सभी चरणों में फैसेटिंग सबसे ज्यादा अहम है। आखिर एक हीरा इतना चमकता क्यों है? इसका पूरा राज इस 58 नंबर में छुपा है। एक आम गोल हीरे में लगभग 58 फैसेट्स, यानी छोटे छोटे समतल हिस्से बहुत ही बारीकी से तराशे जाते हैं। जब रोशनी इन फैसेट्स के जरिए हीरे के अंदर जाती है तो वो अंदर ही अंदर कई बार टकराती है और फिर एकदम परफेक्ट तरीके से बाहर निकलती है। और सच मानिए, बिल्कुल यही वो चीज है जो हीरे को उसकी असली जादुई चमक देती है। तो ये तो था हीरों का वो प्राकृतिक सफर जो खदानों से शुरू होता है। लेकिन अब इस विश्लेषण में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस काम को करने में प्रकृति को 3 अरब साल लग गए, उसे आज इंसानों ने अपनी प्रयोगशालाओं में करने का तरीका ढूंढ लिया है। HPHT और CVD जैसी बेहद आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके आज लैब्स के अंदर बिल्कुल वैसा ही भयानक तापमान और दबाव तैयार किया जाता है जैसा धरती के सैकड़ों किलोमीटर नीचे होता है, और इन्हीं तरीकों से शुद्ध कार्बन को असली हीरो में बदल दिया जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? लैब ग्रोन हीरे और प्राकृतिक खदानों से निकले हीरे रासायनिक रूप से बिल्कुल 100% एक ही चीज हैं। दोनों ही शुद्ध कार्बन है। बस एक ही बड़ा फर्क है, और वो है इनकी कीमत का। लैब में तैयार किए गए ये हीरे प्राकृतिक हीरों की तुलना में 70 से 80% तक सस्ते होते हैं। और यहीं से हीरों के अर्थशास्त्र की एक बहुत बड़ी और कड़वी सच्चाई सामने आती है। बचपन से हमें यही बताया गया है कि हीरे बेहद दुर्लभ हैं, है ना? लेकिन असल आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। वास्तव में हर साल खदानों से करोड़ों कैरेट हीरे निकाले जाते हैं। तो फिर ये इतने महंगे क्यों हैं? दरअसल बड़ी खनन कंपनियां वैश्विक बाजार में हीरों की सप्लाई को बहुत ही सख्ती से कंट्रोल करती हैं। ये कमी जानबूझकर पैदा की जाती है ताकि हीरो के दुर्लभ होने का भ्रम हमेशा बना रहे और उनकी कीमतें हमेशा आसमान छूती रहें। और इस दुर्लभता और ऊंची कीमत के विचार को हमारे दिमाग में गहराई तक बिठाने का काम किया एक बहुत ही शानदार मार्केटिंग कैंपेन ने, अ डायमंड इज फॉरएवर। ये इतिहास के सबसे सफल विज्ञापनों में से एक माना जाता है। इस एक लाइन ने पूरी दुनिया की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसने बहुत ही चालाकी से हीरो को शाश्वत प्रेम, रोमांस और जिंदगी भर के कमिटमेंट के साथ जोड़ दिया। लेकिन देखिए, इस बेतहाशा चमक के पीछे एक स्याह ऐतिहासिक पहलू भी है जिसे निष्पक्ष रूप से समझना बहुत जरूरी है। इतिहास में ब्लड डायमंड्स यानी ब्लड डायमंड्स की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई रही है। कई बार ऐसा हुआ है जब इन बेशकीमती हीरो का व्यापार सीधे तौर पर हिंसा, युद्ध और मानवीय पीड़ा से जुड़ा रहा है। इन हीरो को बेचकर जो पैसा मिला, उसका इस्तेमाल कई देशों में हथियारों और संघर्षों को बढ़ावा देने के लिए किया गया। ये इस बात का सीधा सबूत है कि कभी-कभी इस चमक के लिए बहुत भारी मानवीय कीमत भी चुकाई गई है।
तो धरती के 3 अरब साल पुराने सफर से लेकर खदानों के भारी जोखिम तक, सूरत के कारीगरों की बेजोड़ कला से लेकर आज की आधुनिक लैब्स के वैज्ञानिक चमत्कारों तक, आज हमने इस रत्न के हर पहलू को समझा। और अब इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जब हम ये जान चुके हैं कि लैब ग्रोन हीरे रासायनिक रूप से प्राकृतिक हीरों के बिल्कुल समान हैं और इनकी दुर्लभता काफ़ी हद तक एक सोची समझी मार्केटिंग रणनीति है, तो क्या इससे एक हीरे की असल कीमत तय करने का हमारा नज़रिया बदल जाता है? क्या एक हीरे का असली मूल्य उसके शुद्ध कार्बन स्ट्रक्चर में है, या फिर सदियों से उसके इर्द गिर्द बुनी गई उस कहानी में? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। कुछ नया और दिलचस्प सीखने के इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।